गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का जूलॉजी के इस 21वें लेक्चर में हार्दिक अभिनंदन है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक हम जो पढ़ रहे थे वो विदलन के बारे में पढ़ रहे थे, हम क्लीवेज के बारे में और विदलन के नियम पढ़े थे हमने। और इनमें से एक नियम रह गया था, वो मैं बता दूं आपको, फ्लूजर का नियम। विदलन के जो नियम थे जो कल हमने स्टडी किया था उसमें से फ्लूजर का नियम एक रह गया था, फोर्थ फ्लूजर का नियम। फ्लूजर का नियम ठीक है। इस नियम के अनुसार समसूत्री तर्कुरैसे सदैव समसूत्री तर्कुरैसे सदैव कम प्रतिरोध वाली दिशा में बनते हैं। कम प्रतिरोध वाली दिशा में बनते हैं, वाली दिशा में बनते हैं। फ्लूजर ने क्या बताया कि समसूत्री तर्कुरैसे सदैव कम प्रतिरोध वाली दिशा में बनते हैं। यह है फ्लूजर का नियम। इससे पहले आपने बेलफोर का नियम पढ़ा था, इससे पहले आपने हर्टविंग का और उससे पहले आपने सेक का नियम पढ़ा था। ओके, तो यह है नियम। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ क्लीवेज, विदलन की कारिकी। विदलन की कारिकी आज का हमारा टॉपिक है, विदलन की कारिकी। फिजियोलॉजी ऑफ क्लीवेज, विदलन की कारिकी। ओके, देखिए, विदलन के दौरान अंडों में कोशिका द्रव्य में रासायनिक क्रियाएं एवं उपापचय दर तीव्र हो जाती है। और विदलन के दौरान होने वाली उपापचय क्रियाएं जो हैं वो निम्न दो प्रकार की हैं। देखिए, विदलन के दौरान जो रासायनिक क्रियाएं हैं जिनको हम उपापचय क्रियाएं कहते हैं वो तीव्र हो जाती हैं। और ये अनेक उपापचय क्रियाएं विदलन के दौरान होती हैं जिनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मेटाबॉलिज्म आर डिवाइडेड इन टू टाइप्स। विदलन की कारिकी जो मेटाबॉलिज्म है वो टू टाइप्स की होती है। विदलन की उपापचय क्रियाएं जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। तो विदलन के दौरान उपापचय क्रियाएं तीव्र हो जाती हैं, तीव्र हो जाती हैं। ये दो प्रकार की हैं। ये कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की उपापचय क्रियाएं हैं। सबसे पहले प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो है अपचयी प्रकार की क्रियाएं या कैटाबोलिज्म। उपापचय क्रिया। ओके, कितने प्रकार की? दो प्रकार की। सबसे पहली है अपचयी क्रियाएं। पहली है विदलन की अपचयी क्रियाएं। ओके, इसको कहते हैं कैटाबोलिक एक्टिविटी ऑफ क्लीवेज। कैटाबोलिक एक्टिविटी
ऑफ क्लीवेज, कैटाबोलिक एक्टिविटीज ऑफ क्लीवेज। ओके, इसके अंतर्गत क्या है कि विदलन की कार्यकी को पूरा करने के लिए अधिक रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए, उपापचयी क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, देखिए, उपापचयी क्रिया पूर्ण करने के लिए रासायनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ओके, जो एटीपी के अणुओं के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है, जो एटीपी के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है। ओके, इसके बाद देखिए, एटीपी के अणुओं का संश्लेषण अंडे के कोशिका द्रव्य में संचित भोजन के ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा से माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है। देखिए, इस एटीपी का जो निर्माण है वो अंडे में जो संचित भोजन, इसका निर्माण कहां किया जाता है? अंडे में संचित भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका निर्माण कहां किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में किया जाता है। विदलन में ऊर्जा का व्यय तर्कु रेशों के निर्माण, ऊर्जा का व्यय, इसको मिटा रहा हूं, ऊर्जा का व्यय कहां किया जाता है? ऊर्जा खर्च कहां की जाती है? देखिए, तर्कु रेशों के निर्माण में, तर्कु रेशों के निर्माण में। दूसरा, गुणसूत्रों की गति एंड गुणसूत्रों की गतियों में, गुणसूत्रों की गतियों में। ओके, इसके बाद देखिए कि विदलन के दौरान बढ़ी हुई ऑक्सीजन की दर से यह स्पष्ट किया जाता है कि इस क्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा का उत्पादन होता है। बढ़ी हुई ऑक्सीजन दर, बढ़ी O2 दर से पता चलता है कि भोजन के ऑक्सीडेशन से ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। इसके बाद देखिए, विदलन में ऊर्जा उत्पादन क्रिया के अलावा भी कई विघटनकारी क्रियाएं निरंतर होती रहती हैं। देखिए, जो अपचयी क्रियाएं हैं, कैटाबोलिज्म जो रिएक्शंस हैं, ये विघटनकारी क्रिया है। देखिए, कैटाबोलिक या अपचयी क्रिया जो है, अपचयी क्रिया जो है, ये क्या है? एक विघटनकारी क्रिया है, विघटनकारी क्रिया है। ओके, इसके अंदर ऊर्जा उत्पादन के अलावा अन्य क्रियाएं भी होती हैं।
अन्य क्रियाएं भी होती हैं जिनके कारण संचित जटिल खाद्य पदार्थों का अपघटन किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? संचित खाद्य पदार्थ के अपघटन से कच्चा माल तैयार किया जाता है। जो अन्य क्रियाओं में काम आता है। जो अन्य क्रियाओं में क्या आता है? काम आता है। जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड आदि के संश्लेषण में एमिनो अम्ल, न्यूक्लियोसाइड, शुगर, प्यूरिन, पायरिमिडीन एक्सेट्रा। ओके, ये थी अपचयी क्रियाएं। मीन्स ये एक विघटनकारी क्रियाएं हैं और इनके द्वारा इसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है एटीपी के रूप में, और जो संचित खाद्य पदार्थ है उसका विघटन होता है, और उसके विघटन से जो पदार्थ बनते हैं उसे हम कच्चा माल कहते हैं। और वो विघटित पदार्थ जो है, कच्चा माल जो है, वो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड आदि के निर्माण में मदद करते हैं। तो ये है अपचयी क्रियाएं। और दूसरी है उपचयी क्रियाएं। दूसरी हैं उपचयी क्रियाएं। उपचयी क्रिया, एनाबोलिज्म। ये निर्माणकारी क्रियाएं हैं। ये निर्माणकारी क्रियाएं होती हैं इसमें। ओके, इसके अंदर क्या होता है? ये रासायनिक पदार्थों का निरंतर संश्लेषण करती हैं। ये क्या करती हैं? रासायनिक पदार्थों का निरंतर संश्लेषण करती हैं। ये रासायनिक पदार्थों का निरंतर संश्लेषण करती हैं। इसके अंतर्गत देखिए, नंबर 1 डीएनए का संश्लेषण। डीएनए का संश्लेषण, बी, देखिए डीएनए का निर्माण होता है और निर्माणकारी क्रिया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? उपचयी क्रिया या एनाबोलिज्म। दूसरा है आरएनए का संश्लेषण। आरएनए का संश्लेषण मीन्स इसमें आरएनए का निर्माण होता है। सी, तीसरा प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण, इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, अर्थात ये निर्माणकारी क्रियाएं होती हैं। ये है विदलन की फिजियोलॉजी या विदलन की कार्यकी। ओके, विदलन की कार्यकी में हमने पढ़ा है कि विदलन की कार्यकी के अंतर्गत इसमें अनेक रासायनिक क्रियाएं होती हैं जो अनेक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के द्वारा संपन्न की जाती हैं।
मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हैं वो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो हैं वो टू टाइप की क्रियाएं करती हैं। फर्स्ट है आपकी केटाबोलिज्म को हिंदी में कहते हैं अपचयी क्रियाएं, और अपचयी क्रियाएं जो होती हैं वो विघटनकारी क्रियाएं होती हैं जिनमें पदार्थों का, संचित खाद्य पदार्थों का विघटन होता है, या ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं उसमें शामिल की जाती हैं जिनका विघटन होता है। ओके, इसके बाद इसके अंतर्गत क्या होता है कि संचित खाद्य पदार्थ विघटित होकर के अनेक कच्चा माल बनाता है, और उस कच्चे माल से निर्माणकारी अनेक पदार्थों का निर्माण होता है जो हमारे जीवन में आवश्यक है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन आदि। ओके, इसके बाद जो सेकंड है वो है उपचयी क्रिया या एनाबोलिज्म। ये जो क्रियाएं हैं ये निर्माणकारी क्रियाएं होती हैं और इसमें रासायनिक पदार्थों का निरंतर संश्लेषण होता है। फर्स्ट है जैसे डीएनए का संश्लेषण, दूसरा है आरएनए का संश्लेषण, और तीसरा है प्रोटीन का संश्लेषण। इसके बाद में है इस टॉपिक का अंतिम जो पॉइंट है वो है विदलन का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ क्लीवेज, विदलन का महत्व। विदलन का महत्व। नंबर 1, युग्मनज बहुकोशिकीय भ्रूण में रूपांतरित हो जाता है। युग्मनज जो है वो बहुकोशिकीय भ्रूण में रूपांतरित हो जाता है। दूसरा, भ्रूणीय अंगों का निर्धारण प्रारंभ हो जाता है। तीसरा पॉइंट, कोरक गुहा का विकास होता है। कोरक गुहा का विकास। चौथा पॉइंट, कोरक निर्माण की तैयारी, प्रारंभ हो जाती है। यह है विदलन का महत्व। युग्मनज बहुकोशिकीय भ्रूण में रूपांतरित हो जाता है, भ्रूणीय अंगों का निर्धारण प्रारंभ हो जाता है, कोरक गुहा का विकास हो जाता है और कोरक निर्माण की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। और इसके साथ ही विदलन का जो टॉपिक है वो यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लास्टोलेशन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।